नमस्कार साथियों, और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर दिए थे, ताकि यहाँ से आगे हम 125 के क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये फर्स्ट रिवीजन के तौर पे की जाएगी, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो डिस्कस योग्य होंगे उनको अवश्य करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, द्वादशाई, सिद्धांत पंचाध्याय। ऊँट है केवल एक, केवल दो, तीन और चार, एक और तीन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। 29 का राइट ऑप्शन होगा बी, रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस वन जल सिंची प्रेम बेल बोई, उचित पंक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस भक्तिकालीन कवि से है? ऑप्शन दिया गया है सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ये है किसकी पंक्ति? मीराबाई की। तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, मीराबाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछ दिया गया है, पूछ के माध्यम से बताना है। कृष्ण लीला से संबंधित रसखान की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया गया है, नंबर 1, रसखान का कृष्ण लीला वे पदों में नहीं है। दूसरा है, रसखान में कृष्ण लीला का वर्णन वेदों में किया है। तो बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। पूछ दिया गया है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, एक और दो दोनों असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। क्या है? रसखान के कृष्ण का लीलागान दे पदों में नहीं, सवैया में किया गया है। तो किसमें किया गया है? सवैया में किया गया है। और इनके सभी सवैया कहें उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र रचना निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो सुदामा चरित्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है नरोत्तम दास, स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसकी रचना, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मोर पंखा सिर अपर रखियो, मोर पंखा सिर अपर राखियो, गूंज की माल गले जरे परी हीरो रोगी। वो किस पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीराबाई, नंददास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? डी, रसखान। तो किसकी पंक्ति है? रसखान की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि रवि की नहीं है? सूत्र के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो नंबर 1 है बर्वे रामायण, बर्वे नायिका भेद, खेल कौतुकम, मदनाष्टक। तो रहीम की कौन सी रचना नहीं है? तो क्या बताओगे? पूछ दिया गया है, केवल एक, केवल दो, तीन और चार, एक और दो। तो कौन सी रचना रहीमदास की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, बर्वे रामायण। तो बर्वे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना, बर्वे रामायण तुलसीदास की। बर्वे नायिका भेद पूछी जाए तो किसकी है? रहीमदास की। खेल कौतुकम मदनाष्टक, ये तीनों ही रचनाएं किसकी है? रहीमदास की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रहीम द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक ज्योतिष ग्रंथ है? तो रहीम द्वारा लिखा ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? तो कौन सा रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है? तो है खेल कौतुकम। खेल कौतुकम रहीम का क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, ध्यान रखना, खेल कौतुकम। ऑप्शन नंबर 35 का राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट के द्वारा आपको सम्मिलित करना है। क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति से संबंधित
कवियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। नंबर 1, ये कवि कृष्ण के लोक रंजक रूप को उजागर करते हैं। नंबर 2, कृष्ण भक्ति के कवियों ने लोक मंगल की भावना पर बल नहीं दिया। नंबर 3, कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अधिकांश मुक्तकों में ही रचना की। नंबर 4 है, इन कवियों की रचना ने मुसलमान कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो छूट दिया गया है केवल एक और दो, एक और तीन ही है, 1, 2 और 3 भी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं पूछ की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। दूसरा है, कृष्ण के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति काव्य का वर्चस्व रहा। तीसरा है, कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशाल महाकाव्य नहीं रचा गया। चौथा है, ग्रस्तों के सामान्य जीवन को कृष्ण काव्य ने रंग और उल्लास से भर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो क्या होगा 35 का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही होगा, उपयुक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति काल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सत्य नहीं है? सूट के माध्यम से चयन करें। कथन दिया गया है, नंबर 1, भक्ति काव्य में शास्त्रों की उपेक्षा की गई। नंबर 2, भक्ति काव्य लोक साहित्य से संबंधित नहीं था। अगला है, भक्ति काव्य उल्लास एवं जीवन का साहित्य था। चौथा है, भक्ति काव्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। तो कूट दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो 29 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको कूट के द्वारा मिलान करना है। रीतिकालीन काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कथनों से सत्य कथनों से क्या असत्य है, कूट के माध्यम से गलत कथनों का चयन करें। तो इसमें रीतिकालीन काव्य भाषा के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है। कथन दिया गया है, रीतिकाल की काव्य भाषा प्रमुखतः ब्रजबुली है। रीतिकालीन काव्य भाषा पर फारसी का भी प्रभाव है। विशिष्ट रुचि के लिए लिखे जाने के कारण रीतिकालीन काव्य की भाषा अलंकारों से परिपूर्ण है। रीतिकालीन काव्यों में सवैयों का बहुत प्रयोग किया गया है। छूट दिया गया है केवल 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4। तो 39 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। रीतिकाल की काव्य भाषा प्रमुखतः क्या है? ब्रजबुली है। और ये बंगाल और असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला, असमिया और ब्रजबुली कहा जाता है। कहाँ? बंगाल और असम में इसे क्या कहा जाता है? बंगला, असमिया और ब्रजबुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की रचना एक बालिका को शिक्षा देने के लिए हुई थी? तो केशव दास द्वारा रचित कौन सा वो ग्रंथ है जो एक बालिका को शिक्षा देने के लिए की गई थी? ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस्ट चंद्रिका। तो 40 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? नंबर ए, कवि प्रिया। तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की रचनाएं ध्यान रखना पूछी जाती है। ऑप्शन है प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, काव्यकल्प, द्रुम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काव्यकल्प, द्रुम। तो ये केशव दास की रचना नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये केशव दास की रचनाएं हैं। साथियों, फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि एक ही क्लास में एक टॉपिक सॉल्व किया जाए तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए
आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और अपने आंसर भी लगाएं ताकि आपको पता चले आपके कितने ऑप्शन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। वही क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है? केशवदास, बिहारी, सेनापति, भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है केशव दास को। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ के माध्यम से आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि सेनापति की है? पूछ के माध्यम से चयन करें। कवि, रत्नाकर, काव्यकल्प द्रुम, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित। पूछ दिया गया है केवल एक, एक और दो, केवल चार, तीन और चार। तो 43 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कवि जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया गया है सेनापति, देव, बिहारी, कुतुबन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, बिहारी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर। उपयुक्त रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, बिहारी, दंग। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। तो संग कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर, कविता किसकी है? बिहारी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट के द्वारा आपको मिलान करना है। रीतिकालीन कवि भूषण ने अपने काव्य में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। नंबर 1 है अफजल खां का शिवाजी के द्वारा मारा जाना। दूसरा है दारा की औरंगजेब के द्वारा हत्या। तीसरा है सूरत पर शिवाजी का अधिकार। चौथा है शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना। कूट दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक, तीन और चार उपयुक्त सभी। तो 46 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। तो भूषण ओज के कवि थे, कौन थे? भूषण ओज के कवि थे। इनकी काव्य रचना में संकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती थी, जिससे उनकी काव्य रचना के ऐतिहासिक तथ्यों में देखा जा सकता है। तो भूषण के कवि कौन थे पूछा जाए तो भूषण ओज के कवि थे। किसके कवि थे? ओज के कवि थे भूषण। तो किस रस के? ओज रस के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी कवि थे? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1 रहीम, नंबर 2 रसखान, नंबर 3 दंग, नंबर 4 कुंभन दास। कूट दिया गया है केवल एक, एक और दो, एक और तीन उपयुक्त सभी। तो 47 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, एक और तीन। रहीम और दंग दोनों क्या थे? अकबर के दरबारी कवि थे। तो पूछा जाता है अकबर के दरबारी कवि कौन है? तो रहीम दास और दंग ये दोनों अकबर के दरबारी कवि थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी, फारसी और ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? कूट के द्वारा चयन करें। तो गोविंद सिंह की रचना को कूट के द्वारा आपको बताना है। एक है दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, 24 अवतार, सुजान सागर। कूट दिया गया है केवल एक, एक, दो और तीन भी है, एक और दो भी है उपयुक्त सभी। तो 45 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और तीन। दसम ग्रंथ, चंडी चरित, 24 अवतार किसकी रचना है? गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबली सरदार दयेत सु क्रोध पेन ज्ञान पे खडग निकारो एक दयो तन कड़ी परिश्रम के दूसर के हरि के सिर मारो। उपयुक्त रचना निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है गंग, गुरु गोविंद सिंह, धनानंद ठाकुर। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगे के जो कवि रीझी हैं तो कविताई नाही, तो राधा कनाही तो सुमिरन को बहानो है। निम्नलिखित में से किस काल के कवियों का आदर्श वाक्य था? ऑप्शन दिया गया है भक्तिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि, तो फिर दोनों काल के कवि भी है, तो फिर दोनों में से किसी काल के भी नहीं। तो 50 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिकालीन कवि। तो आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई नाही, तो राधा कनाही तो सुमिरन को बहानो है। तो किस काल की कवियों की पंक्ति है, आदर्श पंक्तियां हैं या आदर्श वाक्य हैं, तो इसके हैं रीतिकालीन कवि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडानी होली है। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो 51 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो डोडानी किसकी बोली है? पूर्वी राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर बी 51 का राइट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है बावन ब्रज बुली नाम से जानी जाती है। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दिया गया है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। तो 52 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ब्रज बुली कहाँ कहाँ किस नाम से बोली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रज बुली क्या है? बंगाल, असम में किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली या असमिया नाम से जानी जाती है बंगाल और असम में। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। तो 53 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नाक और मुंह दोनों से ये ध्वनि का उच्चारण होता है जिसे अनुनासिक कहते हैं। अगर आपको परिभाषा याद रखनी है तो क्या कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वह अनुनासिक स्वर होते हैं। तो क्या याद रखना है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो तो वह अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे आप बोलोगे हम, आ, आदि, ये सब क्या है? नाक और मुंह से बोले जाते हैं। तो व्याकरण के सवालों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना ताकि ये गलत ना हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है श का वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? तो श वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन है अधन श, अधन श, अधन श, अधन श। तो जब भी कोई व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है तो वो कौन सा व्यंजन होता है? आधा व्यंजन, क्योंकि उसमें से स्वर को हटा दिया जाता है। ये आपको सभी को पता होगा। तो आपको 54 का राइट ऑप्शन बताना है। तो बताइए 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 54 किसके योग्य से बनता है? तो ये क्या है? अधन चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी छांटिए ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो 55 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने अवश्य ध्यान इसका आंसर दिया होगा। तो क्या होगा? बी, ज्योत्सना। तो ध्यान रखना स और स ज्योत्सना में आधा होता है और जहां पर भी आपको स स आधा बीच में मिले तो वो क्या शुद्ध शब्द होगा। ज तो आधा है ही अब हर शब्द में, पर जहाँ पर स और स आधा होगा तो क्या शब्द होता है? ज्योत्सना पूरा होगा और बाकी सारे गलत शब्द ही, अशुद्ध शब्द ही जिन्हें कहते हैं, इसे अशुद्ध शब्द ही। वहीं अगला क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित ही है ये क्वेश्चन। तो व्याकरण के भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी को छांटना है निर्देशना, 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 निर्देशना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो 56 का राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 20 का राइट ऑप्शन होगा निर्देशन। तो ध्यान रखना नी छ पे र लगेगा, स के पीछे लगेगा र, ना कि द पे र नहीं लगेगा। तो वो कौन सा शब्द है? निर्देशन शब्द जो है शुद्ध शब्द है। वही क्वेश्चन है सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। समधन मति, समधन मति, सदधन मति, सतधन मति। तो 57 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो सन्मति तो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सतधन मति। तो स
क्या है, अपने वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो क्या बनेगा, अनुमति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा सतधन मति। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि संधि पूछा गया है कि किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन है उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। तो 58 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो कौन सा शब्द, कौन सा सही शब्द होगा, तो होगा निश्चल, निश्च धन चल। तो निश्च में क्या आएगा, निश्च धन चल, निश्चल में कौन सा आएगा, हलंत आएगा, तो वो क्या होगा, विसर्ग संधि कही जाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदंत, त्रिदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो त्रिदंत प्रत्यय पूछा गया है, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो 59 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो त्रिदंत किन शब्दों के साथ जुड़ता है, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा, क्रिया के साथ जुड़ता है त्रिदंत। तो कैसे याद रखोगे, कैसे त्रिदंत और कैसे क्रिया। तो क्रिया किनके साथ जुड़ता है, क्रिया जुड़ता है त्रिदंत के साथ। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है नी, अनु, है, हु। तो इसका 7 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो आपको 7 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा है। तो स्पर्श के शब्द को विलोमार्थक, विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अ का। और स्पर्श, स्पर्श का विलोम क्या होगा, और स्पर्श। तो किसका प्रयोग करेंगे, अ का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। पूछा गया है कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन। तो प्रति क्या है, अव्ययी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव ग्रह में कौन सा समास है। तो समास पूछा गया है, नव ग्रह में कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्म, धैर्य। तो नव ग्रह, तो कौन सा समास होगा इसमें पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। जहां जिन शब्दों में या जिन शब्दों में जैसे शब्द हो गए 4, 3, 2, 1, नवग्रह या चौराहा आदि, इन शब्दों में क्या वो आते हैं। जब इन शब्दों में कर्म संख्या आती है तो वो कौन से शब्द होते हैं, या कौन से समास होते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं। तो 62 का राइट ऑप्शन क्या होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा किस वर्ग, शब्द किस वर्ग में आता है। तत्सम, तद्भव, देशास, विदेशास। तो परीक्षा किस शब्द में आता है, यह आपको बताना है। 63 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ए, तत्सम। तो किस शब्द में आता है परीक्षा, तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तो परीक्षा पूछा जाए किस वर्ग में आता है, तो तत्सम वर्ग में आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशात नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा शब्द है जो देशात नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है डिबरी, पगड़ी, डोर, पुष्कर। तो 64 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर। ये क्या है, देशात नहीं है। बाकी क्या शब्द है, देशात शब्द है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन 70 तक सॉल्व करेंगे, बाकी अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप भी अपनी इस वीडियो को पूरा देख सकें और आपका भी टाइम बचे। तो 2 भागों में हम इस क्लास को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। नंबर ए है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटे। तो अपादान
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 64 का राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, टापू से फल काटो। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये भी अपादान होना चाहिए, पर जिसका ऑप्शन या डाउट है मुझे, हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान यानी कि अलग होने के लिए शब्द का प्रयोग होता है, अपादान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अलग होने के लिए। हिमालय से गंगा निकल रही है, क्या हो रहा है? हिमालय से गंगा अलग हो रही है। तो अगला, इसका राइट ऑप्शन में से सी होना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, अपादान, अधिकरण। तो 66 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपादान। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने के लिए कौन सा शब्द कारक चिन्ह प्रयोग होता है? तो होता है अपादान, कारक चिन्ह प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्रिका, कक्षा, क्षणगा, तरंग। तो 67 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को, कौन सा सही होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, क्षणगा। तो 67 का राइट ऑप्शन होगा सी, क्षणगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशुन का पर्यायवाची शब्द है। तो ये पूछा जाता है, किशुन काफी क्वेश्चन है, ये सारी बुक क्वेश्चन जो है सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं मगर ज्यादा घातकदायक यही होते हैं। तो आप क्लास को पूरा देखें और क्लास को सुने और अपने ऑप्शन भी लगाएं, आपने कितने सही किए। तो किशुन का पर्यायवाची शब्द है चास, चुगलखोर, पसीना, बेईमान। तो 67 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? किशुन का चुगलखोर इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द है। तो मुख्य का विलोम शब्द है विमुख, प्रतिमुख, गौण, सामान्य। तो 69 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? मुख्य का क्या होता है? गौण इसका विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वही 70 है, ब्रह्मा का विक्रियार्थक शब्द है। तो ब्रह्मा का विक्रियार्थक शब्द है जीव, माया, जगत और ज्ञान। तो 70 का आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जी। तो ब्रह्मा का विक्रियार्थक शब्द क्या होता है? जी। तो साथियों, इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में हम 70 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अगले क्वेश्चनों को हम यहाँ से स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आशा करूंगा आप क्लास पूरी देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपका मूल्यांकन कैसा हो रहा है और क्या हमारे द्वारा दी गई क्लास आपके लिए कितनी लाभदायक है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।